Hello and welcome to the Score Booster Series video lecture number 2. And if you are preparing for HP Set 2026, YSP UGET and AMRU CET नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू. So today in this particular video, we are going to discuss the refraction through prism and molecular orbital theory. Refraction through prism is a very important topic from the physics, optics, and molecular orbital theory belongs to chemical bonding chapter. तो यहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी आपके इन एंट्रेंस एग्जाम्स में काफी ज्यादा हाई रहती है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस एंड प्रिडिक्टेड. जो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सेम या फिर सिमिलर आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे. सो लेट गेट स्टार्ट टुडेस वीडियो लेक्चर नंबर 2 ऑफ स्कोर बूस्टर सीरीज. So the very first question says a ray of light is incident on a 60-degree prism at the minimum deviation position. So there is a condition called the minimum deviation position. तो इस चीज को हमें समझना है कि what is the condition called minimum deviation position. यहां से हमें हिंट मिलेगा क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने का. द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट फेज दैट इज इंसिडेंट फेज ऑफ द प्रिज्म इज. सो एक प्रिज्म है जहां पर एक लाइट की जो रे है वो आती है, दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट. और आफ्टर द रिफ्रैक्शन जब वो प्रिज्म के अंदर एंटर करती है तो वहां पर रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्रैक्टेड जो एंगल है वो बनता है. तो वही हमें बताना है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या होगा. ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ अ प्रिज्म फर्स्ट. So this is a prism of 60 degree angle. ठीक है, that is the 60 degree angle of the prism. और इंसिडेंट लाइट आती है और इंसिडेंट जो एंगल है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हम नॉर्मल से मेजर करते हैं. तो फर्स्ट वी विल हैव टू ड्रॉ अ लाइन विच इज नॉर्मल टू द फेस वेयर द ray of light is incident. So I'm drawing the incident ray of light with the purple color. So you can see there is a incident ray. So incident ray आती है और उसके बाद में वहां पर क्या होता है, मिनिमम डेविएशन होता है. So let's say this is the after the refraction the light goes this way. So यहां से हमें पता चल सकता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज आई एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज आर. पिछले वीडियोस के अंदर हमने देख लिया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है. ठीक है, सो प्रिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और प्रिज्म के ऊपर सवाल आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, पूछा जा सकता है. तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं दे रखा और हमसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है, बट एक कंडीशन हमें दे रखी है दैट इज कॉल्ड द मिनिमम डेविएशन पोजीशन. तो मिनिमम डेविएशन तब होता है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं. मींस कि जो पर्पल कलर की जो लाइट है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो ये लाइट यहां पर आएगी, उसके बाद में ये इस प्रिज्म से बाहर निकल जाएगी. ओके, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो दो जगह पे बन रहा है. एक तो फर्स्ट जो इंसिडेंट फेज है यहां पर बन रहा है. ठीक है, लेट मी शो यू विद द पिंक कलर. यहां पे बन रहा है और जब ये लाइट इस प्रिज्म से बाहर निकलेगी, लेट्स से दिस इज द नॉर्मल लाइन, तो एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पर भी बनेगा. तो ये जो दोनों आर हैं वो दोनों आर आपस में बराबर होते हैं और आपको पता है. और ये जो दोनों, अगर हम इन दोनों आर को R1 प्लस R2 इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमें मिलता है ए मतलब जो प्रिज्म का जो एंगल होता है उसके बराबर ये दोनों एंगल होते हैं. इनको अगर हम प्लस करते हैं किसी भी प्रिज्म के अंदर, अगर हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो दो होते हैं इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें एंगल ऑफ प्रिज्म मिलता है. सो R1 प्लस R2 होता है
एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर में। बट मिनिमम डेविएशन की जब बात आती है तो ये दोनों जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है फर्स्ट फेज पर भी, और जब लाइट रे इस प्रिज्म को एग्जिट कर रही है तब वहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है वो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। सो R1 इज इक्वल्स टू R2। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि 2R इज इक्वल्स टू A, और R यहां से आ जाएगा A/2। सो A is given in the question. A is 60 degree, and 60 degree divided by 2, that is 30 degree is the answer. So the angle of refraction is 30 degree. So minimum deviation की पोजीशन आपको याद रखनी है। In this position both the angle of refractions are equal. Okay, और ये तो कॉमन कंडीशन है कि R1 प्लस R2 हमेशा A के बराबर होता है, ये तो सब जगह वैलिड होती है, ठीक है। बट मिनिमम डेविएशन में ये दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस आपस में इक्वल होते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, बिकॉज इट्स प्रिडिक्टेड कि सवाल पूछा जा सकता है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 of our today's special score booster series. That is the question number 2 in front of you. A frequency of light ray having a wavelength 3000 एंगस्ट्रॉम is. सो हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है लाइट की। सो वेरी बेसिक क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हमें पता करनी है, वेवलेंथ हमें दे रखी है, और वेवलेंथ हमें एंगस्ट्रॉम यूनिट में दे रखी है। तो सबसे पहले हमें इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 3000 एंगस्ट्रॉम मीन्स 3000 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर्स। सो एंगस्ट्रॉम को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। सो 10 की पावर माइनस 10 वहां पर मल्टीप्लीकेशन में लगा देंगे। सो 3000 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर्स। दिस इज द वेवलेंथ दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लैम्डा, एंड फ्रीक्वेंसी वी विल हैव टू कैलकुलेट। सो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, द फॉर्मूला इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c upon lambda. So c is the speed of light in the vacuum, and basically speed of light c is equals to 3 into 10 raised to the power 8 meters per second. So c का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड फ्रीक्वेंसी यहां से फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वैल्यूज पुट करेंगे 3 into 10 की पावर 8। बेसिक क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए, ये फॉर्मूला काम में आ सकता है, राइट। सो देर आर 3 zeros एंड माइनस 10, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 into 10 पावर माइनस 7। सो 3 into 10 की पावर माइनस 7। उसको वेवलेंथ को लिखा जा सकता है। सो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और अब इसको पावर्स को सॉल्व करेंगे। सो 10 रेज टू द पावर 8, एंड ये 7 को जब हम ऊपर रेसिप्रोकल करेंगे, सो दैट इज, तो इसका क्या होता है कि ये अपना नीचे नेगेटिव का था लेकिन ऊपर ही फिर ये पॉजिटिव का हो जाता है। सो 10 रेज टू द पावर 8 into 10 raised to the power 7. So that comes out to be 10 raised to the power 15. So the correct option is option number B, 10 raised to the power 15 cycles per second. So here is the solution of question number 2. Again, a very important question. Please write it down in your notebook. Let's move to the next question. And here it is the next question. Very डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट एक्सपेक्टेड है, और इस तरह के क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस में होने चाहिए। अगेन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द प्रिज्म, प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, और एक अच्छा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर यूज हुआ है।
Question says a prism having refractive index under root 2 and refracting angle 30 degree has one of the refracting surface polished. Point to be noted कि एक प्रिज्म है जिसका एक साइड अपने पॉलिश किया हुआ है. A beam of monochromatic light incident on the other refracting surface will retraces its path if the angle of incidence is. तो हमें बेसिकली यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करना है, आई को कैलकुलेट करना है, बट उसके लिए कुछ सेटअप, कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, तो उसको डायग्रामेटिकली सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं. All right, so the point to be noted that the refractive index of the prism is under root 2. So there are some important informations जिनको हमें मिस नहीं करना है क्वेश्चन के अंदर, कि जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और ये जो 30 डिग्री है, दैट 30 डिग्री इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म. यस, द 30 डिग्री इज द एंगल ऑफ प्रिज्म. दैट इज द 30 डिग्री इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म. रिफ्रैक्टिंग एंगल यहां पे लिखा हुआ है. ये अक्सर एक कंफ्यूजिंग है कि रिफ्रैक्टिव एंगल हम 30 किसको माने. इज इट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इज इट द एंगल ऑफ द प्रिज्म. सो देखो, क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा वहां पर हो सकता है कि क्लियरली लिख दिया जाए कि जो एंगल है वो प्रिज्म का एंगल है या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. ठीक है, अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी दो होते हैं, एक फर्स्ट फेस पे होता है और एक सेकंड फेस ऑफ द प्रिज्म पे होता है. सो हम इस क्वेश्चन को एज्यूम मतलब कर रहे हैं 30 डिग्री मान के कि 30 डिग्री इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म, राइट. और प्रिज्म एक साइड पे पॉलिश्ड है तो लाइट एंटर करेगी बट लाइट बाहर नहीं निकल पाएगी. लाइट विल रिट्रेस इट्स पाथ बिकॉज द वन सरफेस ऑफ दैट prism is polished, right? So let me draw the ray of light. That is the ray of light which comes and it will bend like that. So लाइट रे आती है लेकिन प्रिज्म को बाहर नहीं जा पाती. दैट इज रिट्रेसेस इट्स पाथ. ओके, so this is how the diagram of the prism should be according to this question. एग्जाम के अंदर बिल्कुल क्लियरली लिखा होगा कि जो एंगल है वो प्रिज्म का एंगल है 30 डिग्री, या फिर जो एंगल है वो रिफ्रैक्शन वाला एंगल इन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया आपको. क्योंकि देखो, एट द एंड इस क्वेश्चन के अंदर आपको स्नेल्स लॉ ही लगाना है. ठीक है, स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला u इज इक्वल्स टू साइन आर साइन आई अपॉन साइन आर. ठीक है, फाइनली क्वेश्चन तो आपको स्नेल्स लॉ से सॉल्व करना है, इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है. बट इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और साइन आर अगर आप 30 डिग्री भी यहां पे मानोगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है. बट पर्टिकुलरली अगर मेंशन है कि 30 डिग्री, हो सकता है कि वहां पे डायरेक्टली ये एंगल ना हो, निकालना पड़े. ठीक है, समझ रहे हो व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू, दैट एग्जाम के अंदर जो साइन आर है वो गिवन भी हो सकता है एंड गिवन भी नहीं हो सकता है. तो इस क्वेश्चन के अंदर जो ये 30 डिग्री है ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है प्रिज्म का. ठीक है, इस चीज को समझिए, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है. देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेरीज कि ये जो 30 डिग्री है ये प्रिज्म का एंगल है या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता. ठीक है, दैट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म. ओके, अगर स्नेल्स लॉ इजिली क्वेश्चन में अगर लगाना होता तो फिर इतना बड़ी स्टोरी क्यों बनाते कि वन साइड पॉलिश्ड है, लाइट अपना पाथ रिट्रेस कर रही है. तो कहीं ना कहीं ये आपको प्रिज्म का एंगल यहां पे मानना है. अगर रिफ्रैक्टिंग एंगल लिखा हो, अगर क्लियरली लिखा हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट साइड ऑफ द प्रिज्म, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सेकंड साइड ऑफ द प्रिज्म, तो वहां पे आपको और भी इजिली हो जाएगा.
सो इस क्वेश्चन में हम देखें तो आप इस लाइट को फॉलो कर सकते हैं, दैट इज द लाइट विच इज एंटरिंग इनटू द प्रिज्म एंड डू नॉट, और वो बाहर नहीं निकल पाती है, अपना पाथ को रिट्रेस कर लेती है। बहुत सिंपल सी स्टोरी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करने के लिए प्रिज्म स्नेल्स लॉ लगाना है, और अब रियल यहां पर बैटल शुरू होती है। कैसे? तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि लाइट अपने आप को रिट्रेस कर रही है, तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इज इट क्लियर? यहां पर एक नॉर्मल लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सो दैट इज द नॉर्मल लाइन। वेट अ मिनट। So this is the light ray which comes and retraces its path, and we have to calculate the all angles by the normal. This is normal, and this is also 90-degree angle. अब इसके अंदर यहां पर आप देखोगे कि ये 90 डिग्री का एंगल यहां पे बना है, राइट? So this is the 90 degree, right? This is 30 degree, and also, so this is basically a triangle like structure. There are 90 degree, there is 30 degree, and in the triangle the sum of all angles is 180 degree. So we have 90, 30, 120. So basically 30 degree plus 90 degree is 120 degree. So 180 minus 120 is 60. So basically this angle is 60 degree. This angle is 60 degree. तो ये यहाँ पे 60 डिग्री है, बट हमें इस एंगल, अभी भी हमें जो रिक्वायर्ड एंगल है वो नहीं यहां पे मिल रहा है, राइट? सो व्हाट इज आवर रिक्वायर्ड एंगल? आवर रिक्वायर्ड एंगल इज दैट, दिस इज नॉर्मल अगेन विद ब्लैक आई एम शोइंग, दैट इज द आर जो हमें निकालना है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो हमें मतलब चाहिए, तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस निकलेगा तभी जब हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब हमें यहां से निकालना है। सो आप देखोगे कि नॉर्मल से ये जो पूरा यहां पे बन रहा है, दैट इज कंप्लीटली 90 डिग्री एंगल। सो 90 डिग्री में से हमें 60 डिग्री ऑलरेडी पता है, तो आर जो आएगा वो आएगा 30 डिग्री, राइट? 90 माइनस 60 इज 30. सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री एट द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रिज्म। सो इस तरीके से आपको पूरी स्टोरी जो है वो डिस्प्ले करनी है, राइट? क्वेश्चन को आप ऐसे इजिली भी सॉल्व कर सकते थे, बट द कैच इन दिस क्वेश्चन इज कि जो 30 डिग्री क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो ये आर नहीं है, राइट? ये जो आर हमने अभी निकाला है ये 30 डिग्री नहीं था, वो प्रिज्म का एंगल था, और प्रिज्म के एंगल से हमें क्या करना था? इस आर को निकालना था। सेम आया है कोइंसिडेंटली, ठीक है, बिकॉज वन साइडेड पॉलिश्ड है। पॉलिश्ड साइड का मतलब ये था कि लाइट रिट्रेस करती है, बट वहां पे एंगल कितने डिग्री का बनता है? तो वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। 30 डिग्री का एंगल प्रिज्म का, 90 डिग्री का एंगल जो वो लाइट रिट्रेस कर रही है वहां पे बनेगा। और जो फर्स्ट फेज पे ये जो पूरा रिफ्रैक्शन हुआ है वहां पर नॉर्मल लाइन से अगर हम मेजर करें तो 90 डिग्री पूरा वहां से बनता है, उसमें से 60 डिग्री अपने को मालूम है क्योंकि हमने ट्राइंगल वाला 180 डिग्री में से माइनस किया तो 60 डिग्री आया, और उसके बाद जो आर है दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट कम्स आउट टू बी द 30 डिग्री। बट ये भी हमारा आंसर नहीं है। लेट्स मूव टू द स्टेप नंबर 2। अब इसको हमें स्नेल्स लॉ के अंदर रखनी है चीजें। सो फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
इस फॉर्मूले के अंदर ही क्वेश्चन रखते हैं। स्नेल्स लॉ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2, साइन आई हमें निकालना है, एंड साइन आर हमारे पास है 30 डिग्री, तो इट इज साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ओके, सो यहां से आप साइन आई निकालेंगे। सो साइन आई आएगा साइन 30 इंटू √2। साइन 30 इज बेसिकली वॉट? साइन 30 इज 1/2। Is it clear? Sin 30 is 1/2. So √2 into 1/2 is sin I. ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको sin I मिलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, √2/2 है, तो एक काम करते हैं, बोथ साइड √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट? तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, दैट इज वेट अ मिनट, शहर की बवाल है। मैं इस क्वेश्चन में फैल ही रहा हूं। 1/2, 1/√2, √2/2। Yes. यस, सो हम क्या करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, √2 और √2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 2/2 √2। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आप आमने सामने, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1/√2। एंड सो साइन आई है 1/√2। सो 1/√2 कितना एंगल होता है साइन, अगर हम देखें तो साइन 45 इज 1/√2। सो ये जो आई होगा दैट इज 45 डिग्री। दैट इज आर फाइनल आंसर। सो फाइनली वी गॉट आर आंसर। इसको 5 स्टार 3 स्टार लगा लीजिए, बिकॉज इस सिंगल क्वेश्चन से आपके इतने सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुए हैं, राइट? स्नेल्स लॉ के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड था। सो स्नेल्स लॉ आपको लगाना आना चाहिए, और इसमें अच्छी खासी थोड़ी मैथमेटिक्स का यूज है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आने के चांसेस कम है टू बी ऑनेस्ट, बट इससे सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। ओके, मैथमेटिकल एक्सरसाइज इस क्वेश्चन के अंदर काफी ज्यादा है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। कैसे कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, सारे स्टेप आपने को फॉलो करने हैं, और कुछ बातों का यहाँ पे ध्यान भी रखना है। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर कम्स द सेक्शन ऑफ केमिस्ट्री जहां पर अब हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थोड़े से डिस्कस करेंगे। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर आज हमें डिस्कशन करनी थी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज वास्ट टू डिस्कस, बट इस सीरीज के अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं, ट्रिक्स टिप्स इन सबसे डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन सेज which of the following does not exist on the basis of molecular orbital theory? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा यहां पर जो आपको दिख रहा है फॉर्मूला वो एग्जिस्ट नहीं करेगा? H2+, हीलियम 2+, हीलियम 2, Li2, जो भी है ये, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो इनमें से कौन सा उनका जो फॉर्म है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? सो अगर यहां पे टॉपिक आता है बॉन्ड ऑर्डर, अगर इनमें से किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है
तो इसका मतलब है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। बॉन्ड ऑर्डर 0 है, मतलब द मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट। सो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जो हम लगा सकते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के ऊपर, कुछ एटम्स के ऊपर। बट जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम है एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम एटॉमिक नंबर 3। सो इस छोटे पीरियोडिक टेबल में 1 2 3 इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो उसमें वो ट्रिक काम नहीं करेगी, वो ट्रिक मैं आपको इस क्वेश्चन के बाद सिखाऊंगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमें क्या करना होता है, एनर्जी वाइज फिलिंग करनी होती है सेल्स की। लुक एट दीज डायग्राम्स, जहां पर डाईहीलियम आयन जो है, जितने भी हमने आयन्स देखे उसमें से जो डाईहीलियम आयन है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होता है और बॉन्ड एनर्जी 301 किलो जूल होती है। सो बेसिकली 2 हीलियम एटम्स हमारे पास में है, और देखो अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब यह है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट करता है किसी भी आयन के ऊपर कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, राइट। उसके पास जितने नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे उतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव साइन इंडिकेट देयर इज डेफिशिएंसी, एंड नेगेटिव साइन अगर आप किसी भी एटम या फिर किसी आयन पे आप नेगेटिव चार्ज देखते हो, दैट इंडिकेट्स कि उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। नॉर्मली उसके पास जितने होते हैं उतने तो हैं, बट नेगेटिव जितना होगा उतना उसके पास में मोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो डाईहीलियम आयन में दो हमारे पास डाईहीलियम आयन्स है, और वो अपना यहां पर सिग्मा में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और फिर जाते हैं सिग्मा स्टार में। तो देयर इज अ बॉन्डिंग एंड देयर इज एंटी बॉन्डिंग। सो सिग्मा स्टार इज एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा इज बॉन्डिंग। तो जिसके ऊपर भी आप स्टार देखो इट मीन्स वो उसका एंटी बॉन्डिंग है। सो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला आप यहां पे याद रखिए, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। सो डाईहीलियम आयन के बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है। सो 2 माइनस 1, सो वो 1 ही आएगा, तो 1/2 मीन्स 0.5। इसलिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 0.5 है, किसका, डाईहीलियम आयन का। लेट मी चेंज द कलर टू रिप्रेजेंट डाईहाइड्रोजन आयन। अब जो डाईहाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सो और उस ऊपर से पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे यहां पे हीलियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, मतलब इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे उसके उस ऑर्बिटल के अंदर, बट वहां पर 1 है। ऐसे हाइड्रोजन के पास नॉर्मली 1 होता है, नो प्रॉब्लम, बट यहां पर क्या है, हाइड्रोजन प्लस में है, हाइड्रोजन इज डेफिशिएंट। तो डाई हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है सिग्मा में, दैट इज सिग्मा, नॉट सिग्मा स्टार। ओके, सो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 0.5 आएगा। आप इस फॉर्मूले से इनके बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और 2 हीलियम्स हमारे पास में है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जाता है बॉन्डिंग में और एक जाता है एंटी बॉन्डिंग में। सो इसीलिए इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आता है, 0। आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 - 2 = 0, तो बॉन्ड ऑर्डर भी कितना आएगा, 0। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, इट मींस कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा या फिर नहीं करता है। डाईहाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1। इस तरीके से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और बॉन्डिंग ये जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का जो जब हम फिलिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें बेसिकली यही बताती है कि ड्यूरिंग द जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स
पहले कहाँ जाएगा, पहले सिग्मा में, फिर सिग्मा स्टार, फिर आगे चल के पाई में, फिर पाई स्टार। तो इस तरीके से वो पूरा एक सीरीज होता है। उसको अगर इंपॉर्टेंट होगा तो डिस्कस करेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू विद दीज ब्यूटिफुल डायग्राम्स। लेट्स मूव टू आवर ट्रिक। अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स यहाँ पे बताने वाला हूं कि हम बॉन्ड ऑर्डर, कुछ मतलब जनरली वही आपसे सवाल पूछे जाते हैं, उनका कैसे निकालेंगे। छोटे मॉलिक्यूल्स पे ये ट्रिक अप्लाई नहीं होती, उसके लिए आपको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बट देयर इज अ ट्रिक टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। ट्रिक सेज कि अगर आपके पास जो भी मॉलिक्यूल है, राइट, जो भी आयन है, जो भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करेंगे, अगर उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट मींस कि उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है। फिर आपको ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में फिलिंग नहीं करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार, सिग्मा, ये सब नहीं करना पड़ेगा। जस्ट यू विल हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डायरेक्टली you can say the bond order of that particular ion and particular molecule. So if you found that there are 14 electrons, it means the bond order is 3. Trick says if there are 15, the bond order is 2.5. Means आपको 0.5 reduce करते रहना है. If 16, the number of electrons is 16, then the bond order is 2. If there are 17, it means bond order is 1.5. Likewise, 18 electrons if you found, the bond order is 1. So कुछ एक नंबर ऑफ फिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं जहां पर ये ट्रिक एप्लीकेबल होगी। क्वेश्चन भी मैं आपको आगे इसका करके दिखाऊंगा। यू विल फाउंड इट फैबुलस। सेकंड्स में जो क्वेश्चन में 3 मिनट 4 मिनट लगेंगी आपको सॉल्व करने में, तो कंपैरेटिवली आप इसको सेकंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। इफ यू फाउंड 13 इलेक्ट्रॉन्स, तो इधर से भी आपको 2.5 मतलब 0.5 जो है वो रिड्यूस करते रहना है। आपको सेंटर मानना है 14 को, 14 के लेफ्ट और राइट 0.5 आपको यहां पर रिड्यूस करते रहना है। दैट इज योर पॉइंट जहां से आपको कैलकुलेशन करनी है। इफ देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन्स, द बॉन्ड ऑर्डर इज 2. इफ 11, द बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5. लाइकवाइज ये सीरीज चलती रहेगी। ये सिर्फ यहीं पर इन्हीं फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ये एप्लीकेबल है, ठीक है। सो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट करोगे कितने हैं, और ये उसका डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर आपके सामने है। इज इट क्लियर? ओके, अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। यू विल फाउंड इट वेरी हेल्पफुल। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन। यहां पर आपको ऑक्सीजन के आयंस दिए हुए हैं, एक मॉलिक्यूल है और बाकी आयंस है ऑक्सीजन के। आपको क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर्स। इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर्स में इनको आपको अरेंज करना है। सो ट्रिक से करते हैं इसको, क्योंकि ट्रिक यहां पे एप्लीकेबल होती है, लगेगी ऑक्सीजन के केस में। ऑक्सीजन के पास अगर एक ऑक्सीजन है, एटम है, उसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट यहां पर है O2, मतलब 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 16। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास में। इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहे हैं हम सबसे पहले। O2 माइनस मतलब ऑक्सीजन का नेगेटिव आयन है, तो एज आई सेड, मैंने आपको बोला था कि अगर नेगेटिव चार्ज है, इट मींस कि उसके पास में जितना भी नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर होता है, उतने इलेक्ट्रॉन उसके पास में ज्यादा है नॉर्मल से। तो O2 के पास नॉर्मली 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट एक उसके पास में नेगेटिव चार्ज है, इट मींस उसके पास में 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? O2 उसके पास में 2 नेगेटिव चार्ज है, नॉर्मली 16 होते हैं, बट 2 एक्स्ट्रा है, तो 17 18, तो इसके पास में 18 हो जाएंगे। O2 पॉजिटिव, पॉजिटिव मींस कि उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। नॉर्मली O2 के पास में होते हैं 16, बट देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, इट मींस उसके पास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के इस आयन के पास में, O2 प्लस के पास में, वो है आपके पास में 15। सो आपने इजीली इलेक्ट्रॉन का नंबर निकाल लिया,
यही स्पीड आपको अपने एग्जाम में रखनी है। अब बॉन्ड ऑर्डर 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो लिख लेना साइड में, फिर उसको याद कर लो। 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5, 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। सो जो बॉन्ड ऑर्डर है इसका वो जाएगा 2। इसमें कितने हैं? 17 है, तो बॉन्ड ऑर्डर शुड बी 1.5। 18 है, बॉन्ड ऑर्डर शुड बी 1, और 15 है, सो बॉन्ड ऑर्डर शुड बी 2.5। ये लो, आपको सीरीज मिल गई। अब इनको अरेंज कर लेना। इंक्रीजिंग में पूछेगा एग्जाम में, इंक्रीजिंग में कर लेना, और डिक्रीजिंग में पूछेगा तो उसको डिक्रीजिंग में लगा देना। और बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, आप यहां से ऐसे निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन के अंदर ना ये भी हो सकता है कि बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना पड़े लेकिन आपसे पूछे कुछ और, जैसे बॉन्ड ऑर्डर किस किस चीज पे डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी देख लेना। ठीक है, उसके हिसाब से भी आप पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, फिर उस सीक्वेंस में उसको सेट कर सकते हो। ओके, सो दैट इज द final question of our today's video lecture number 2. So keep subscribe to the channel, and if you are like the sessions, please be consistent from day 1 till the day last. So see you soon in the next video lecture number 3. If you are interesting to join our WhatsApp group, you can message me on my WhatsApp number, that is 6397306664. Just message me if you want to join our WhatsApp group for the daily updates, information, PDFs of the sample paper, predicted questions, and fastest information जो भी एग्जाम से रिलेटेड होती है वो आप वहां पर एक्सेस कर पाएंगे। आई विल कॉन्टेक्ट यू, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसको ज्वाइन कैसे करना है, व्हाट आर द रूल्स, मैं आपको वहां पर डिस्कस कर दूंगा। So see you soon tomorrow 8 p.m. at this channel. Thank you so much for watching the video.